Hi everyone, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in this channel. तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखिए आज हम करने वाले हैं ट्राइब नोमेड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। ये चैप्टर 7 है किसी बुक में और जो रीसेंट बुक्स आई हैं उसमें चैप्टर नंबर 5 है। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को। ये NCERT की बुक से लिया गया है क्लास 7th की। देखिए ट्राइब्स का मतलब होता है जनजातियाँ, ठीक है, और नोमेड्स का मतलब होता है खानाबदोश। लोग खानाबदोश कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, ठीक है। एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ का मतलब होता है ऐसे लोग जो सेटल हो जाते हैं एक जगह पर। और कम्युनिटीज़ का मतलब है क्या? समुदाय, ग्रुप। सो आई होप टॉपिक का नाम तो आपको क्लियर हो गया होगा। यू सॉ इन चैप्टर 2, 3 एंड 4, तुमने देखा चैप्टर 2 में, 3 में और 4 में हाउ किंगडम्स रोज एंड फॉल। किस तरीके से जो किंगडम्स हैं, जो राजा के राज्य वगैरह हैं, वो बड़े भी और ख़त्म भी हो गए, है ना। रोज मीन्स क्या है? राजा का किंगडम खूब फैल रहा है और खूब डेवलप कर रहा है। एंड फॉल मीन्स वो एकदम से नीचे आ गया। इवन एज दिस वॉज हैपनिंग, जब ये सब कुछ हो रहा था, न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो थी फ्लरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। उस समय नई नई एक्टिविटीज़, नई नई क्राफ्ट्स और नए नए जो हैं प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ जो थी वो खूब फल फूल रही थी। कहाँ कहाँ? गांव में, शहर में। यानी कि राजा आए हैं, राजा डेवलप हो रहे हैं, क्राफ्ट्स फैल रहे हैं, नए नए प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फैल रही हैं। लेकिन राजा का राज्य भले ही डाउन हो गया हो, लेकिन लोग तो अपना काम ये कर रहे हैं। सरकार कोई सी भी हो, आप देखते होगे कुम्हार है या मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है या सोने के बर्तन बनाने वाला, सब अपना अपना काम तो करते रहते हैं ना। तो फ़र्क नहीं पड़ता ना इस बात से कि किस राजा की सरकार चल रही है। ऐसे ही चल रहा था। ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। अब क्या होता है? ओवर द सेंचुरीज मतलब अब 100 साल लगे और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते चले गए। देखो सबसे पहले जब दुनिया बनी ना, तो लोग कैसे थे? आदि मानव टाइप, या फिर हम कह सकते हैं कि जंगलों में रहने वाले और बस इसी तरीके से खानाबदोश जीवन जीने वाले। धीरे धीरे सेटल होना शुरू हुए, धीरे धीरे राजा बनने शुरू हुए, प्रजा बनी, फिर उसके बाद लोगों ने अलग अलग काम सीखे और इस तरह का डेवलपमेंट चलता रहा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ क्यों कहा गया? क्योंकि इकोनॉमी बढ़ी, पैसा आने लगा लोगों के पास, है ना, हाथों में पैसा आने लगा। अब हमारा समझो कि जैसे इंडिया की बात करो तो अभी हमारा इतना पैसा नहीं है हमारे देश में कि हर एक आदमी बहुत ही रईस हो। लेकिन वहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप अमेरिका का देख लो तो वहाँ पे हर आदमी बहुत रईस होता है। सो ऐसे ही धीरे धीरे हमारा भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा। सोशल डेवलपमेंट क्या? कि लोग समाज में एक दूसरे के साथ रहने लगे, एक दूसरे की ज़रूरतों के हिसाब से। जैसे एक दर्जी है, वो उसे कोई गोल्ड का सामान चाहिए तो वो खरीद सकता है, या एक सोने का सामान बनाने वाला है, उसे कपड़े सिलवाने तो वो दर्जी के पास जा सकता है। इस तरीके से समाज में आपस में लोगों का एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ जब लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ने लग गई इस तरीके से। बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर। अब हर जगह ये समाज में इतना चेंज नहीं हो रहा था। कुछ जगह ऐसी थी जो वैसी की वैसी ही थी, डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे वहाँ पे, काफ़ी डिफरेंट था। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, कि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट समझते हो, जैसे हमारा इंडिया हो गया, उसके आसपास का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, सब मिला लो तो एक बड़ा सब कॉन्टिनेंट है हमारा। तो इन द लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ण। हम यहाँ तक पहुँच गए अभी चैप्टर में कि वर्ण के हिसाब से कौन कौन से वर्ण थे? क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ये वर्ण समझते हो ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्र। अब इसके हिसाब से क्या हुआ? वर्ण सिस्टम के हिसाब से हम कह सकते हैं बहुत बड़ा पार्ट सोसाइटी का, पूरा नहीं, बहुत बड़ा पार्ट जो था वो डिवाइड हो गया था। दीज रूल्स, ये जो रूल्स बने हुए थे एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स, ये रूल्स किसने बनाए थे? ब्राह्मण्स ने बनाए थे। वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स। अब ब्राह्मणों की ये समझ लो पहुंच इतनी ज़्यादा थी पहले कि ब्राह्मण जो रूल बनाते थे उसको कौन फॉलो कर लेता था? राजा भी फॉलो कर लेता था और राजा भी एक्सेप्ट कर लेता था। रूल कौन से वाले बात कर रहे हैं? कि ब्राह्मण ये करेंगे, क्षत्रिय ये करेंगे, वैश्य ये करेंगे, शूद्र ये करेंगे, सबका अलग अलग काम है। ये वर्ण सिस्टम था। किसने बनाया? ब्राह्मणों ने। किसने एक्सेप्ट कर लिया इसे? राजा ने भी एक्सेप्ट कर लिया। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज। अब लेकिन जब ये सिस्टम बन गया ना, पहले तो पूरा समाज एक ही जैसा था ना। जब पैदा हुए होंगे तो किसी को कुछ पता थोड़ी है कि कौन क्या है और कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब ये वर्ण सिस्टम बना होगा तब जाके लोगों के बीच में डिफरेंस आ गया। कैसे? ब्राह्मण अपने आप को कहने लगे हमारा जो है वो, हम तो सबसे ऊपर है। शूद्रों को कहने लगे तुम बहुत नीचे हो। क्षत्रियों का एक अलग ही काम हो गया।
वैश्यों का एक अलग ही काम हो गया। सो क्या हुआ, यहाँ से एक डिफरेंट सोसाइटी में आना शुरू हुआ। समझ रहे हो, कंटेक्स्ट समझो कि क्या कहना वो चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले समाज पूरा एक था, धीरे धीरे 4 वर्णों में डिवाइड हुआ। जब 4 वर्णों में डिवाइड हुआ, राजा ने एक्सेप्ट किया तो ऑब्वियसली बात है प्रजा को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। धीरे धीरे समाज इस तरीके से चलने लगा और फाइनली क्या हुआ, अमीर और गरीब का अंतर आया। क्यों? देखो, अमीर कौन हो जाएगा इसमें से भी, जिसको ऐसे काम मिले हैं वर्ग को जिससे कि पैसा आए, पैसा जनरेट हो। गरीब कौन हो जाएगा? ऐसा वर्ग जिससे पैसा जनरेट ही नहीं हो रहा, लेकिन उसको वो काम करना है क्योंकि वो उस वर्ण में चला गया है। ठीक है, तो ये सब चलने लगा। अब यहाँ से क्या हुआ, ये इंक्रीज होने लगे डिफरेंसेस। अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड द मुगल्स दिस हायरार्की, ये जो फासला है ना, दिल्ली सुल्तान जब वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा, दिल्ली सुल्तान वाला, जब दिल्ली के सुल्तान आए, जब मुगल्स आए, तो ये जो फासला था बिटवीन द सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर, ये और ज़्यादा बढ़ता चला गया। उसके पहले था, लेकिन अब जब मुगल्स आ रहे हैं, पहले दिल्ली सल्तनत आई थी, फिर मुगल्स आए थे, तो ये फासला और ज़्यादा बढ़ता चला गया। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट टॉपिक पे आते हैं। बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़, देयर वर हाउ एवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल। भाई देखो, हम ये जानते हैं ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र एक बहुत बड़ा वर्ग था समाज का, लेकिन इसके अलावा, है ना, इसके अलावा भी सोसाइटी में कोई और लोग थे जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मेनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स। कुछ सोशल ग्रुप्स ने कहा, समाज के कुछ अलग अलग ग्रुप थे जिन्होंने कहा हमें नहीं मानना आपकी बातें, हम आपसे अलग हैं, हमारा अपना समाज है, हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो यू। आज भी हैं बहुत जगह ट्राइबल ग्रुप्स, आज भी हैं जो हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, जो समाज के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? उनकी अपनी ही एक अलग लाइफ है, अपने रिचुअल्स वो फॉलो करते हैं, अपने ही हिसाब से वो जीते हैं। सो देयर वर हाउ एवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ थी। उन सोसाइटीज़ के बारे में हम बताएंगे कि ट्राइबल सोसाइटीज़ थी। मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट वो फॉलो ही नहीं करते थे सामाजिक रूल्स को। सामाजिक रूल्स का क्या मतलब है? जैसे समाज में आपको रहना है तो समाज के हिसाब से रहना होगा ना। अभी एक आदमी 10 शादी करेगा, समाज के खिलाफ है, तो सामाजिक रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है ना। अब आ जाइए रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या है हमारी? भाई हमारे जो पूजा पाठ के तरीके हैं, हमारी जो भी रीतियाँ हैं, ये सब हमारे रिचुअल्स होते हैं। तो ब्राह्मणों ने जैसा प्रिस्क्राइब किया था इसे मानते नहीं थे। नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, ना ही ये अनइक्वल क्लासेस में डिवाइडेड थे, ये नहीं डिवाइडेड थे। इनके हिसाब से हमारा पूरा ग्रुप है, हमारा कबीला है, हम सब सेम है, ये इतने डिवाइडेड नहीं थे जितने हमारी सोसाइटी आज भी बहुत डिवाइडेड है। ठीक है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये तो सब जंगल में रहते हैं, सब भी बराबर ही हो गए एक तरीके के। ठीक है, सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। और इस तरह की सोसाइटी को जो ब्राह्मणों की रिचुअल्स को नहीं मान रहा है या जो सोशल रूल्स नहीं मान रहा है, इस तरह की सोसाइटीज़ को क्या कहा गया? इनको कहा गया ट्राइब्स। क्लियर है? यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्राइब्स कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उस पर आ जाओ, नेक्स्ट पेज। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। किनशिप बॉन्ड्स क्या होता है? भाईचारे की भावना। तो जो ये मेंबर हैं ना, इस तरह के ट्राइब्स की बात कर रहे हैं अब हम, तो ये जो ट्राइब्स थे ना, ये यूनाइटेड थे, जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ। किससे? किनशिप बॉन्ड से। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब ये क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में कि ट्राइब्स का अगर वो समाज में नहीं रहते तो पैसा कहाँ से कमाते हैं, क्या काम करते हैं? जीवन जीने के लिए लाइवलीहुड की ज़रूरत होती है। लाइवलीहुड मीन्स जैसे आपके पापा की नौकरी है तो उनका लाइवलीहुड है, वहाँ से पैसा आएगा, वो कमाएंगे और वो आपको खिलाएंगे। तो ये लोग मेन काम क्या करते थे? बेसिकली इनका लाइवलीहुड क्या था? एग्रीकल्चर। और कौन से उससे बंधे हुए थे? बॉन्ड कौन था? किनशिप बॉन्ड। याद रखना ये वर्ड। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, अदर्स वर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स। अब कुछ ग्रुप जो थे जो एग्रीकल्चर नहीं करते थे, वो क्या करते थे? तो फिर वो करते थे हंटिंग, गए शिकार पे गए तो जानवर मार के ले आए, उनके फैमिली ने वही खा लिया। गैदरर्स का मतलब क्या हुआ? गैदरर्स मीन्स जो गए जंगलों में, खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी करी, अपने मतलब का सामान इकट्ठा किया और आ गए। गैदरिंग करना, इकट्ठा करना। और इसके अलावा हर्डर्स कौन होते थे? हर्डर्स मीन्स जो जानवर पालते थे। अब जानवर क्यों पालते थे? क्योंकि जानवर से उनकी बहुत सारी नीड पूरी हो जाती थी। आपने देखा होगा आज भी हर्डर्स होते हैं, बहुत सारे शीप को लेकर जा रहा है एक आदमी, गडरिया जिसे बोलते हो। वो जो क्या मतलब हुआ, वो क्या कर रहा है, इतने सारे क्यों लेके जा रहा है? पहली बात तो जब वो शीप पाल रहा है तो उसको उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। क्यों? जगह जगह ले जाएगा, चराएगा, घास वास वो खाएंगी, बस हो गई, पल गई, उसके अलावा तो उनकी कोई नीड नहीं है।
ठीक है। और फिर शीप से उसको दूध मिल जाएगा, उससे ऊन मिल जाएगी, चाहिए तो मीट भी मिल जाएगा। तो समहाउ वो उनकी नीड्स को पूरा कर देती थी। तो 3-4 काम समझ में आए। पहला मेन काम था एग्रीकल्चर, उसके अलावा हंटर गैदरर्स भी थे, हर्डर्स भी थे। इसके अलावा मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दीज एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड। अब अक्सर ये क्या करते थे, ये पूरा यूज़ कर लेते थे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज इनके आसपास थी। मतलब ये नेचर के साथ ही इतने घुले मिले हैं नेचर के साथ कि नेचर से ही अपनी सारी चीज़ों की ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो नेचर के बीच में रहते हैं और वहीं से नेचुरल चीज़ों से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं, सम ट्राइब्स वर नोमैडिक। अब नोमैडिक क्या होता है? नोमैडिक मीन्स जो एक जगह नहीं रहते, जगह जगह जाते। तो फिर इनको घूमने की क्या ज़रूरत है इतनी जगह? क्यों जाते हैं नोमैडिक? अब क्योंकि देखो, अब इनके पास क्या है, अपने लाइवलीहुड के लिए मान लो इनके एनिमल्स हैं। अब जो एनिमल्स हैं वो तो अगर आजू बाजू का सारा चर लिए, अब इनको पता है इतनी जल्दी घास तो फटफट आ नहीं जाएगी। आपने आसपास के जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब खत्म कर लिए, तो क्या आपका बड़ा कबीला होता है, तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे यहाँ पर मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, चलो अब हम कबीले को कहीं और डाल देते हैं। फिर ये लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं और चले जाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि कुछ पहाड़ी हैं बहुत ज़्यादा, वो ये लोग वैसे भी एक्सट्रीम क्लाइमेट में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि समाज से थोड़ा अलग रहते हैं। तो क्या हुआ, मान लो कि ये बहुत पहाड़ पे रह रहे हैं, अब पहाड़ों पे पड़ गई बहुत ज़्यादा बर्फ़, तो इन्होंने क्या किया, अपना डेरा कहीं और डाल लिया जाके। फिर कहीं और पहुँचे हैं, वहाँ पर ये बहुत तेज़ गर्मी, तो इन्होंने कहा चलो डेरा कहीं और डालिए। सेटल्ड नहीं रहते, नोमैडिक रहते हैं ये। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे आते हैं। एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड पैस्चर्स जॉइंटली। जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं ना, ट्राइबल ग्रुप मतलब जनजाति है, इस तरह की जो ट्राइब्स होती हैं, कंट्रोल करती हैं लैंड को। और पैस्चर का मतलब क्या होता है? पैस्चर मीन्स अ लैंड जहाँ पर उनके जानवर चरते हैं। उसको ये बोलते हैं कि ठीक है अब हम यहाँ आ गए, ये लैंड मिल गई हमें, हम यहाँ पर रहेंगे, यहाँ हमारे जानवर वानवर चरते रहेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं, डिवाइडेड दीज अमंगेस्ट हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स रूल। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पैस्चर जॉइंटली। इकट्ठा ये कंट्रोल करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको अमंगेस्ट हाउस होल्ड्स में अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। अपने रूल्स हैं इनके, ये इतना तुम लोग यूज़ कर लो, इस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। या हमसे नहीं पूछने आते, सामाजिक लीडर्स से, मंत्रियों से नहीं पूछते, अपने हिसाब से ही चलते हैं, इसीलिए समाज से थोड़ा अलग थलग जगहों पे ज़्यादा देखे जाते हैं। नेक्स्ट, मैनी लार्ज ट्राइब थ्राइव्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बहुत सारे, थ्राइव्ड मीन्स फले फूले, ठीक है, अपनी बुक में मीनिंग लिखते चलना। जो बहुत सारी जनजातियाँ हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में अब फली फूली डेवलपमेंट होता चला गया। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट। जनरली ये कहाँ रहते हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो ये जंगलों में रहते हैं, हिल्स पहाड़ियों पे रहते हैं, डेजर्ट्स रेगिस्तान में रहते हैं, एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। कहाँ रहते हैं? जहाँ पहुँचना मुश्किल हो। समटाइम्स दे क्लैश विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ इन वेरियस वेज। अब कई बार क्या हुआ, इन सोसाइटीज़ के क्लैश भी हो गए। किससे क्लैश हो गए? जो बहुत सारी कास्ट बेस्ड सोसाइटी, जो हम वर्ण बेस्ड सोसाइटी बोल रहे थे ना, तो ऐसी कास्ट बेस्ड सोसाइटी से भी इनके क्लैशेस हुए, ठीक है। एंड ट्राइब्स रिटेन्ड देयर फ्रीडम, लेकिन उन्होंने अपनी फ्रीडम को कभी भी छीनने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं आएंगे ना हम आपके अंडर में, हम अपने ग्रुप है हमारे, हम अपने हिसाब से कबीले के हिसाब से चलेंगे, हम आपके अंडर में नहीं आएंगे। तो इन्होंने अपना रिटेन करके रखा अपनी फ्रीडम को, एंड प्रिजर्व किया देयर सेपरेट कल्चर, अपना सेपरेट कल्चर इन्होंने प्रिजर्व करके रखा। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड। अब देखो धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ, ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी ना और जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, दो तरीके की सोसाइटीज़ हम पढ़ रहे हैं। एक तो कास्ट बेस्ड, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ठीक है, जो वर्ण बेस्ड थी, उसके बाद कास्ट भी आई थी। तो ये जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ थी, ये ट्राइबल सोसाइटीज़ के साथ एक दूसरे के साथ हम कह सकते हैं कि क्या थी, डिपेंडेंट थी एक दूसरे पर। अभी ये डिपेंडेंट क्यों थी? अपने डाइवर्स नीड्स के लिए। कैसे? अब मान लो कि इन लोगों को, जो ट्राइबल ग्रुप है, इन्हें ऐसी चीज़ों की धीरे धीरे ज़रूरत पड़ने लग जाती है जिन चीज़ों को आप बना नहीं रहे हैं, तो ये किससे लेंगे? कास्ट बेस्ड सोसाइटी के पास जाएंगे और उनसे ले लेंगे। और ट्राइबल ग्रुप के पास, क्योंकि हाँ इनके पास जानवर हैं, क्योंकि ये खेती करते हैं, तो इनके पास भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी को चाहिए, तो एक दूसरे की नीड को ये धीरे धीरे पूरा करने लग गए। थोड़ा थोड़ा ये भी सिस्टम आने लगा। इवन ट्राइबल सोसाइटीज़ जो थी वो ये काम भी बड़ा अच्छा करती थी। जैसे ये तो घूमती ही रहती थी, घुमक्कड़ थे एक तरीके के ये लोग। तो मान लो कि एक राजा है, उसकी सेना है बहुत दूर, राजाओं की सेना तो बहुत दूर दूर तक जाती थी।
तो वो इन्हीं को कह देते थे तुम जा रहे हो ये मेरा हमारा अनाज पहुँचा दो। कितने सैनिकों के लिए? 1 लाख सैनिकों के लिए। अब इतना अनाज है, पर इनके पास जानवर है ना, तो ये अपने ऊँटों पे, घोड़ों पे, जो भी इनके पास जानवर रहते होंगे उसके ऊपर लादा वादा और ये लोग चले जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से भी नीड्स पूरी होती थी। इसका जिक्र भी आएगा आगे चैप्टर में। आगे देखो, हु वर ट्राइबल पीपल, कौन थे ये ट्राइबल पीपल? देखो, कंटेम्प्ररी मीन्स होता है, कंटेम्प्ररी हिस्टोरियंस मीन्स उस समय के जो इतिहासकार थे, जो इतिहास लिखते थे। एंड जो ट्रैवलर्स थे, जो ट्रैवल करते थे एक प्लेस से एक जगह दूसरी जगह, गिव अ वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। स्कैंटी मीन्स कम, तो वो लोग बहुत कम इन्फॉर्मेशन दे पाए ट्राइब्स के बारे में जो पहले हुआ करती थी। आ फ्यू एक्सेप्शंस जो हैं अपार्ट, मतलब अब कुछ अपवाद अब छोड़ दो, हाँ काफ़ी जगह हमें मिल भी गए, हम बोल रहे हैं, लेकिन हमें उतने लेवल पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ट्राइबल ग्रुप्स लिखते थोड़ी थे अपने बारे में कुछ भी, और समाज से दूर भी रहते थे, तो लोग इन तक पहुँच ही नहीं पाते थे। मान लो एक ट्रैवलर आ रहा है चीन से, तो क्या करेगा? चीन का ट्रैवलर जो है वो यहाँ आएगा, समाज के बीच में रहेगा, लोगों के बीच में रहेगा, तो यकीन के बारे में जानेगा ना। ट्राइबल ग्रुप तो अपने बीच में वैसे भी नहीं रखता उन लोगों को, तो वो उसके बारे में जानता नहीं, तो लिखेगा कैसे? ऐसे ही हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस भी जब इन सोसाइटीज़ तक पहुँच नहीं पाएंगे उस समय, तो उतना नहीं लिख पाए इनके बारे में। समझ में आ रहा है? A few exceptions apart, tribal people did not keep written records. क्यों नहीं मिले, ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये written records रखते ही नहीं थे अपने बारे में। But they preserved rich customs and oral traditions. अब कैसे? पिताजी ने अपने बेटे को बताया, बेटा हमारे यहाँ ऐसे ऐसे होता है। बेटे ने अपने बेटे को बताया, बेटा हमारे यहाँ ऐसे ऐसे होता है। उसने अपने बेटे को बताया, बेटा हमारे यहाँ ऐसे ऐसे होता है। कहीं रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग उसी चीज़ को फॉलो करते चले जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे करके ये ओरल ट्रेडिशन पे चलता था इनका जो रिच। अब अपने कस्टम्स को मानते बहुत ज़्यादा थे, लेकिन लिख नहीं रखा था, कहीं पढ़े लिखे भी नहीं थे। खैर, प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल्स हिस्ट्रीज। अब क्या हुआ, जो अब के हिस्टोरियंस हैं, जो बाद वाले टाइम में हिस्टोरियन हम कह सकते हैं, जो इतिहासकार जो वर्तमान समय के हैं, वो ओरली लोगों से पूछ कर, क्या है आपका साहब, इतना डेवलपमेंट हो ही गया, तो वो अब हिस्ट्री उनकी लिखे जा रहे हैं, तो लोगों को पता चलता जा रहा है उनके जीवन के बारे में, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कैसे लाइवलीहुड है उनका, राइट। इसके बाद आओ, ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल हिल्स पर है या केवल डेजर्ट्स में है या केवल कहीं और, या नहीं, ये अलग अलग जगह पाए जाने लगे सब कॉन्टिनेंट में। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। अब जो एरिया है कि ये भाई इस वाले एरिया पे ट्राइबल ग्रुप का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, लेकिन ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग अलग रहा। मान लो मुगलों के टाइम पर एक ट्राइब जो थी बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर थी, या दिल्ली सल्तनत के टाइम पर बहुत ऊपर थी, मुगलों के टाइम पर नीचे आ गई, तो उनका जो इन्फ्लुएंस था, उनके जो एरिया थे, वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर रहा उनका इन्फ्लुएंस। ठीक है, समझ आ रहा है बात? ठीक है। इसके बाद देखो, सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल करते थे लार्जर टेरिटरीज को। बहुत सारे पावरफुल जो ट्राइब्स थी, जनजातियाँ थीं, वो कंट्रोल करती थी बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज़ को। इन पंजाब द खोखर ट्राइब, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, पंजाब की खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरी। अब आपको बताया गया इससे पहले कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग ट्राइब का अलग अलग इन्फ्लुएंस रहा अलग अलग एरिया में। तो आपको एग्जाम्पल क्या लिख कर आना है कि पंजाब की जो खोखर ट्राइब थी वो बहुत ज़्यादा ही, एकदम कह सकते हैं उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। कौन सी सेंचुरी में? 14th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में। इसके बाद लेटर द गखर बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। अब आ गया ना, एक के बाद दूसरी का इंपॉर्टेंस आ गया। सो एक टाइम पर जहाँ खोखर बहुत इंपॉर्टेंट थी, वहीं उसके बाद गखार जो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। द चीफ कमाल खान गखर वॉज मेड अ नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर। अब अकबर ने क्या किया था, एक गखर ट्राइब के चीफ को, चीफ कौन होता है? उनका सरदार होता था, कबीले के सरदार होते हैं ना, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, ऐसे ही इनकी ट्राइब के एक व्यक्ति थे जो चीफ थे उनके, कमाल खान गखर, उनको मनसबदार बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि अकबर ने कौन से चीफ को ट्राइबल्स के जो है वो बनाया था, क्या अपना मनसबदार? किसको बनाया था? कमाल खान गखर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट आ जाता है। और 13th और 14th सेंचुरी में कौन सी जो ट्राइब है वो बहुत पावरफुल थी पंजाब में? कौन सी थी? खोखर। और खोखर के बाद कौन सी हो गई? गखर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, खोखर के बाद गखर इंपॉर्टेंट हुई। गखर का जो
मेन चीफ था कमाल खान गख्खर, उसे अकबर ने क्या किया था, अपना मनसबदार बना लिया था। इन मुल्तान एंड सिंध, ये शायद पंजाब की साइड है जगह है, मुल्तान एंड सिंध द लंगाहा एंड अरगुन डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूटेड बाय मुगल्स। एक बार की बात बताती हूँ तुमको, मुगल ने इन दोनों को क्या किया था, अपने अधीन बना लिया था। अधीन बना लिया मतलब अपने अंडर में ले आए, अपने कंट्रोल कर लिया इन लोगों को। कौन सी वो ट्राइब थी जिन्हें मुगलों ने कंट्रोल किया था? लंगाहा और अरगुन, लंगाहा और अरगुन। तो ये कहाँ की थी जगहें देखो, मुल्तान और सिंध, ठीक है। मुल्तान और सिंध में, इन मुल्तान एंड सिंध द लंगाहा एंड अरगुन डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रीजन पे डोमिनेट कर रखा था, अपना शासन कर रखा था। किसके पहले शासन कर रखा था? जब तक कि मुगलों के सबड्यूटेड नहीं हो गए थे, उनके अंडर में नहीं आ गए थे, उनके अधीन नहीं हो गए थे, केवल तब तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट की साइड ये ट्राइब थी। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल क्लैंस। नहीं, ये वाली तो हमारी मुल्तान और सिंध की थी। इसके बाद आओ, द बलोच वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। जो बलोच थी, बलोचीज थे, ये जो थे बहुत बड़े लेवल पर थे। अनदर लार्ज और पावरफुल ट्राइब थी नॉर्थ वेस्ट की। तुम अपना चार्ट बना लेना कि इस साइड मुल्तान एंड सिंध की ये ट्राइब दे रखी है मुझे, बलोच की ये वाली ट्राइब दे रखी है, पंजाब की ये ट्राइब दे रखी है। ये तुम्हारा मेन है इस चैप्टर को, जो तुम्हें लर्न करना है, ठीक है। दिस इज द लर्निंग पार्ट, मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड एज वेल एज यू हैव टू मग अप सम पॉइंट्स। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस। अब क्लैन क्या होते हैं? क्लैन होते हैं कुल। कुल क्या होता है? जैसे तुम कहते हो ना, हमारे कुल की मर्यादा, हमारा पूरा परिवार जो पीछे से चला आ रहा है, दैट इज लाइक अ क्लैन। क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज। सो देखो क्लैन क्या होता है? क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज, परिवारों का ग्रुप होता है, और हाउस होल्ड्स, जो गृहस्थ लोग होते हैं। क्लेमिंग डिस्टेंट फॉर्म कॉमन एंसेस्टर्स, मतलब ये कहते हैं कि हमारे क्या है, पूर्वज जो हैं सेम है। जैसे हम कहते हैं ना, हम इस कुल के हैं, हम इस परिवार के हैं। मेरे मान लो कि दादाजी के भी पिताजी, वो 5 भाई थे, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उसके बाद उन बच्चों के भी बच्चे हुए। तो पीछे से जो चला आ रहा है, हमारा एक कुल है, हमारा एक परिवार, एक तरीके से समझ रहे हो, हमारा एक क्लैन है। तो ये क्लैन होता है। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप। ये किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज़ के बेस पर ही चलती थी। समझ में आ रहा है? जो 5 आदमी थे, मान लो 5 के 5 बच्चे हुए, तो 20 आदमियों का, 20 के फिर 5 बच्चे हुए, तो 100 आदमियों का, ऐसे पूरा एक ग्रुप बन गया, समझ लो, फैमिलीज़ का, इस तरीके से। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, चेयर चीफडम्स हैड इमर्ज्ड बाय द 12th सेंचुरी। मैनी एरियाज, प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड। अब आपको बिहार और झारखंड का बारे में यहाँ पढ़ना है। चेर चीफडम्स, जो चेर वाले जो थे, चेर मतलब ये भी एक ट्राइब का नाम ही है, इसे इंग्लिश में चेरो बोल सकते हो आप। ये इमर्ज हुआ मीन्स आया। कौन सी सेंचुरी में आया ये ट्राइब? आपको देखने के लिए मिला 12th सेंचुरी में। अब ये आए राजा मानसिंह, अकबर्स फेमस जनरल जो थे, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजा मानसिंह जो थे, अकबर के फेमस जनरल थे, अटैक हुआ था इन पे, और इन्होंने क्या किया था? ये हार गए थे, नहीं, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज। इन्होंने अटैक किया और हरा दिया चेरोज को। कब? 1591 में। ये समझ के रखना, ये कहाँ के थे? चेरोज कहाँ के थे? बिहार और झारखंड, जो प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड है, वहाँ रहते थे, ठीक है। कौन से टाइम में रहते थे? कौन से टाइम में देखने को मिले हमें? 12th सेंचुरी में। और इसके बाद 12th सेंचुरी में राजा मानसिंह जो थे, अकबर के फेमस जनरल थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अटैक किया, इन्होंने हरा दिया चेरोज को 1591 में। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम दैम। बूटी क्या होता है? बूटी मीन्स लूट का माल। तो बहुत सारा माल इन लोगों से लूटा गया, ठीक है। बट दे वर नॉट इंटायरली सबड्यूटेड, लेकिन इनको पूरी तरह से अधीन नहीं बनाया गया। सामान लूट लिया, अटैक किया, इन्हें हरा भी दिया ट्राइब को इस वाली, लेकिन इनको अपने अधीन पूरी तरह से नहीं बनाया। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चेरोज। लेकिन जब औरंगजेब आया तो मुगल फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया बहुत सारे चेरोज के फोर्ट्रेसेस, मतलब इनके जो किले थे ना, उन पर एक तरीके से अपना कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया ये। एंड सब्जुगेटेड, मतलब अपने अधीन बना लिया। सब्जुगेटेड का मतलब समझ के रखना, अपने अधीन बना लिया इस ट्राइब को। यानी कि हमने 2 पॉइंट पढ़े यहाँ पर। क्या पढ़े? कि जो बिहार और झारखंड की जो चेरो चीफडम्स थे,
ये जो क्या है, ये हमें चीफडम्स क्या होता है, सरदार शाही एक तरीके से, सरदार है फिर उसका कबीला है, ठीक है। तो इस तरह की जो चेरो ट्राइब थी वो 12th सेंचुरी में देखने को मिली, और राजा मानसिंह ने, जो अकबर के फेमस जनरल थे, उन्होंने अटैक किया और चेरोस को हरा दिया 1591 में, लेकिन अपने अधीन नहीं बनाया। अधीन किसने बनाया? जब औरंगज़ेब आया तो औरंगज़ेब ने इनके जो किले थे उसको कैप्चर कर लिया और इस ट्राइब को क्या किया, अपने अधीनस्थ बना लिया। द मुगल्स एंड संथाल वर अमंग द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब। मुगल और संथाल भी दूसरे इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं दैट लिव्ड इन दिस रीजन, जो इस रीजन में रहते हैं, एंड ऑल्सो इन उड़ीसा और बंगाल में रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक का चैप्टर? चलो, हियर कम्स द नेक्स्ट पेज। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स। अब महाराष्ट्र हाईलैंड्स मतलब महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, एंड कर्नाटका वर होम टू कोली। अब कोली और बेराद, कोलीज और बेराद्स, ये कहाँ की ट्राइब्स पढ़ रहे हैं अब हम? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र हाईलैंड्स, हाईलैंड मतलब ऊंची लैंड, ऊंची मतलब पहाड़ी। क्लियर है? एंड न्यूमरस अदर्स, कोलीज एंड न्यूमरस अदर्स मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी वहाँ पे प्रजातियाँ रहती होंगी, जनजातियाँ रहती होंगी। द महाराष्ट्र हाईलैंड एंड कर्नाटका वर होम टू कोलीज, बेराद्स एंड न्यूमरस अदर्स। तो ये उनके होम थे, होम थे मतलब वो जनजातियाँ वहाँ रहती थी। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात। कोलीज गुजरात के बहुत सारे एरियाज में रहते थे। फर्दर इसके बाद साउथ में देयर वर लार्ज ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ, साउथ में बात करा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिली। किसकी मिली? कोरागा की, कोरागाज, ठीक है, कोरागाज। इसके अलावा वेतर्स मिले, मारवाड़ मिले, ये भी अलग अलग थे। तो आपको पैराग्राफ वाइज क्या याद करना है, कौन कहाँ की ट्राइब है। मेन तो यही चल रहा है बस अभी तक चैप्टर में कि कौन सी ट्राइब कहाँ मिली। द लार्ज टाइप ऑफ भील वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। सो वेस्टर्न साइड में और सेंट्रल साइड में इंडिया के कौन सी ट्राइब मिली हमें? भील जाति मिली, भील प्रजाति जिसे बोल सकते हो। बाय द लास्ट 16th सेंचुरी आते आते मेनी ऑफ दैम हैव बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 16th सेंचुरी आते आते बहुत सारी जो हैं वो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, मतलब सेटल होकर खेती करने लग गए। एंड सम इवन जमींदार्स भी बन गए। तो ये केवल वही नहीं है, वो दिखाते हैं ना भील ऐसे हाथ में तीर तलवार लिया और बस जंगल में भटक रहे हैं, केवल वहीं तक सीमित नहीं रहे लोग, इमेजिन केवल वहीं तक करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने कितना डेवलपमेंट भी किया, जमींदार तक बन गए, ये सेटल कम्युनिटीज़ बना ली इन्होंने अपनी। मैनी भील क्लैंस, किसकी बात चल रही है? भीलों की बात चल रही है ये केवल। मैनी भील क्लैंस नेवरथलेस रिमेन्ड हंटर गैदरर्स। बहुत सारे भील जो क्लैंस हैं वो तो कभी भी अपने आप को हम कह सकते हैं कि कभी भी हंटर गैदरर्स तक ही केवल सीमित नहीं रह गए, बहुत सारे चेंज हो गए थे इसमें से। द गोंडास वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स। जो गोंडास थे, ये भी गोंडास क्या है? ये भी ट्राइबल ग्रुप हैं। ये पाए जाते थे इन ग्रेट नंबर्स में अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स में, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और आंध्र प्रदेश में। तो आई होप ये बात क्लियर है कि गोंडास कहाँ पाए जाते हैं, भील कहाँ पाए जाते हैं। भीलों की बात चली तो भील कहाँ पाए गए थे बताओ? वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। महाराष्ट्र में जो हाईलैंड्स थे वहाँ कौन पाए गए? कोलीज और बेराद्स, बहुत सारे ये पाए गए थे। फिर साउथ की बात आई तो साउथ में कौन से पाए गए? कोरागा, वेतर, मारवाड़। क्लियर है? इस चैप्टर को बहुत लर्न करना पड़ेगा आप लोगों को। आगे आइए। हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। मोबाइल मीन्स हेलो हेलो वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल मीन्स द पर्सन हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो ये कैसे रहते थे? नोमैडिक पेडेस्ट्रलिस्ट, पैदल चलने वाले। नोमैडिक मीन्स खाना बदोश, जो खाने की तलाश में, रहने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमें। और पेडलिस्टलिस्ट मीन्स जो पैदल चलते हैं। मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत दूर दूर तक जाते थे विद देयर एनिमल्स, अपने जानवरों के साथ। दे लिव्ड ऑन मिल्क, केवल दूध पीते थे, एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स का यूज़ ये करते थे। दे ऑल्सो एक्सचेंज्ड वूल, घी एट्सेट्रा। क्या करते थे कि भाई हमने वूल बनाई है तो जो सेटल कम्युनिटीज़ हैं उसको दे आए, इनके पास शीप वगैरह है तो उनसे घी वगैरह ले आए, या और चीज़ें भी मतलब उनसे ले आए अपना, और घी उन्हें दे आए क्योंकि इनके पास जानवर हैं। तो ये सब चलता था विद सेटल एग्रीकल्चरलिस्ट से फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड प्रोडक्ट्स। मोटा मोटी तुम्हें क्या समझाया? एक्सचेंज चलता था। जो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट थे उनसे इनका, नोमैडिक जो पैदल चलने वाले थे, निकले अपना घी इतना सारा लेकर साथ चल रहे, इतने इनके पास एनिमल थे तो उनका दूध बनता, दूध से दही बनता, दही से घी बनता। आई होप क्लियर है। आगे चलो, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखा रखी है
बील्स की है, ये हंट कर रहे हैं डियर को रात के समय में। अ चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स, चेन मीन्स मोबाइल ट्रेडर्स, एक साथ बहुत सारे मोबाइल ट्रेडर्स का एक साथ जाना, कनेक्टेड इंडिया टू आउटसाइड वर्ल्ड से, बहुत मतलब इतनी बड़ी चेन थी इनकी कि हमें बाहर के लोगों से भी ये जोड़ देते थे। कैसे? ये तो नोमैटिक है ना, एक जगह से दूसरी जगह घूमना ही है ना। उस समय तो ऐसे नहीं था ना, भारत का आदमी पाकिस्तान नहीं जा सकता, लोग जाते ही थे, पैदल चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। उस समय इस तरह की बाउंड्रीज नहीं थी जैसी आज हैं, इतने रूल्स नहीं थे जैसे आज हैं कि आपको पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, ऐसा नहीं होता था ना। ये तो घूमते थे, दुनिया एक थी एक तरीके से समझ लो। जगहों के नाम ज़रूर होंगे लेकिन ऐसे बाउंड्रीज और पासपोर्ट वाले सिस्टम तो नहीं थे। तो ये लोग चेन का काम करते थे। हियर यू सी नट्स बीइंग गैदर्ड एंड लैडन्स ऑन द बैक ऑफ केमिकल। यहाँ आप क्या देख रहे हो कि नट्स जो हैं वो क्या किए गए, नट्स मीन्स काजू बादाम अखरोट, ये लाद दिया है इन्होंने किस पे, अपने कैमल की पीठ पर। और क्या कर रहे हैं, ये इसको ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स बॉट करते थे सच गुड्स को, इस तरह की चीज़ों को खरीदते थे। कहाँ से? इंडिया से। एंड बंजाराज एंड अदर ट्रेडर्स जो थे कैरी करके ले जाते थे इन सब चीज़ों को, कहाँ तक? लोकल मार्केट्स तक। चलो कम टू द नेक्स्ट पेज। दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स, ये खरीदते थे इन चीज़ों को और बेच देते थे। एज दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब ये मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। ट्रांसपोर्टिंग दैम ऑन देयर एनिमल्स, और कैसे ट्रांसपोर्ट होती थी ये सब चीज़ें? एनिमल पे लादते थे और ले जाते थे। द बंजारास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमेड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमेड कौन थे? बंजारास थे। देयर कारवान्स वर कॉल्ड टंडा, अब बंजारास के कारवा को हम क्या कहते थे? टंडा कहते थे। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चैप्टर 3 में आपके इनके बारे में पढ़ा होगा। यूज्ड द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन, इंपॉर्टेंट कौन सा राजा जो था बंजाराओं को यूज़ करता था ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए? तो कौन करता था यूज़? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये क्या करता था? ग्रेन्स को मार्केट तक ले जाने के लिए इनका यूज़ करता था। एम्परर जहांगीर ने रॉट इन हिज मेमोरीज, अपनी जो मेमोरीज लिखते हैं उसमें लिखा दैट द बंजारास कैरीड ग्रेन ऑन द बुलेट्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। बंजारा कैरी करते थे ग्रेन्स को किस पर? अपनी बैलगाड़ियों पर, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में से। एंड सोल्ड इट इन द टाउन्स, और इसको कहाँ ले जाके बेच दिया जाता था? टाउन्स में बेच देते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल आर्मीज ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स, जब मुगल आर्मीज़ के युद्ध होते थे इधर उधर तो ये क्या करते थे? ये फूड ग्रेन्स को ला देते थे अपने जानवरों पर और वहाँ तक आर्मी के तक खाना पहुँचाते थे। राजा इनका यूज़ किया करते थे। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी, कितना हो सकती है आर्मी? 1 लाख बुलक कार्ड कैरिंग ग्रेन, मतलब 1 लाख बुलक कार्ड्स जो थे वो ग्रेन को कैरी कर रहे थे। सोचो कितनी बड़ी आर्मी के लिए खाना ले जा रहे होंगे उस समय। ठीक है, तो मतलब ये इतने यूज़फुल थे, नंबर देने का मतलब तुम्हारे को ये था। इसके बाद ज़रा थोड़ा साइड में देख लेते हैं नोमेड्स एंड इटिनरेंट ग्रुप्स। ये क्या थी भाई? इटिनरेंट ग्रुप्स, भ्रमणशील मतलब घूमने वाले। नोमेड्स तो आपको पता ही है, और दूसरी तरफ दूसरे ये जो वर्ड आपको दे रखा है इटिनरेंट्स मीन्स ये भी भ्रमणशील ही होता है, मतलब घूमने वाले। नोमेड्स आर वॉन्डरिंग पीपल, वॉन्डरिंग मीन्स घूमने वाले। मेनी ऑफ देम आर पेस्टोरलिस्ट, पशुओं को चराते थे इसीलिए घूमते थे, क्योंकि एक जगह पशु का खाना खत्म हो गया, अब उगा तो सकते नहीं ऑटोमेटिकली, फिर अपने पशु के ग्रुप को लेकर चल देते थे कहीं और। हु रोम फ्रॉम वन पैश्चर टू अनदर, जो घूमते थे एक पैश्चर मतलब चराने वाली जगह से दूसरी जगह पर, विद फ्लॉक एंड हर्ड्स, अपने जानवरों के ग्रुप को लेकर जाते थे। सिमिलरली जो भ्रमणशील लोग थे, इटनरीज वाले जो लोग थे, इटनरियंट ग्रुप सच एज क्राफ्ट पर्सन होते थे, पैडलर्स मीन्स फेरी वाले होते थे, और एंटरटेनर्स होते थे। जैसे आपने सांप का खेल दिखाने वाला देखा होगा, बंदर का खेल दिखाने वाला देखा होगा, ये भी ट्रैवल करते थे वन प्लेस टू अनदर। क्यों? क्योंकि क्राफ्ट वाला बना रहे, बेचने जगह जगह ही जाएगा, एक जगह तो बिक नहीं जाएगा उसका सारा सामान। सेम एज तमाशा दिखा रहा है, अब रोज एक ही जगह दिखाएगा, कौन देखने आएगा? तो जगह जगह जाके दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग जो हैं चलाते थे और घूमते रहते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्रैक्टिस करते थे देयर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को, अपने काम धंधों को। बट नोमैड्स एंड जो इटिनरेंट थे ग्रुप्स ऑफन विजिट द सेम प्लेसेस एवरी ईयर, लेकिन हर साल जो हैं उस जगह पर वापस आते थे। आपने एक पिक्चर देखी होगी बंजारन, उसमें बंजारे दिखाए थे, तो वो ग्रुप होता था, वहाँ डांस परफॉर्म कर रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो वहाँ से चले जाएंगे वो ग्रुप। ठीक है, फिर अगले साल कहते हैं मेला लगा, बंजारों का ग्रुप फिर से आया है, तो इस तरह से ये लोग वापस भी आया करते थे हर साल उस जगह पे, काफ़ी बार देखा गया। इसके बाद बंजारास के बारे में पीटर मुंडी ने कुछ लिखा। ये कौन थे? इंग्लिश ट्रैवलर थे। इंपॉर्टेंट लाइन, ये आए थे इंडिया,
ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी में। जब 17th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो पीटर मुंडे जो हैं वो इंग्लिश ट्रेडर थे, व्यापारी थे, ये आए। इन्होंने डिस्क्राइब किया बंजारास को। कैसे किया? इन द मॉर्निंग वी मेट अ टंडा। टंडा कौन? टंडा कौन? कारवां ऑफ बंजारास को बोला जाता था। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मॉर्निंग में मैं टंडास से मिला, टंडा ऑफ बंजारास से मिला विद 14,000 ऑक्सन। सोचो 14,000, 14,000 इनके पास बैलगाड़ियाँ थी इस ग्रुप के पास। दे वर ऑल लैडन, और वो पूरी बैलगाड़ियाँ लदी हुई थी विद ग्रेन्स, अनाज से लदी हुई थी, सच एज व्हीट से और राइस से। दीज बंजारास कैरी करते थे देयर हाउस होल्ड, पूरी घर गृहस्थी उनकी उसी पर लदी होती थी, उन जानवरों पर ही। बर्तन, भांडे, कपड़े, बच्चे, पूरी घर गृहस्थी लदी हुई है। वाइव्स एंड चिल्ड्रन भी लदे हुए हैं अलॉन्ग विद दम। ठीक है, तो आपने देखा होगा ऊँटों पे बच्चे बैठे हुए हैं, उनके सामान लदा हुआ है एंड ऑल, वो लोग निकल गए हैं अलॉन्ग विद दम। वन टंडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिलीज, एक ही टंडा में बहुत सारी फैमिलीज भी हुई थी। देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैरियर्स हु कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब इनकी लाइफ जो थी बहुत ही सिमिलर थी। भार वाहक जो होते हैं, जो कैरियर्स होते हैं, भार उठाने वाले लोग जो होते हैं, जो कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो सेम ही था। इनकी लाइफ भी ऐसी ही थी, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अपना भार उठाना है और चले जाना है, सेम एज इनकी लाइफ भी थी। दे ओन देयर ऑक्सन, इनके पास अपने बैल होते थे। दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट्स, काफ़ी बार इनको मर्चेंट्स यानी व्यापारी जो हैं हायर करते थे। बट मोस्ट कॉमनली, सबसे ज़्यादा कॉमन बात क्या थी? दे आर दमसेल्फ मर्चेंट्स, ये खुद ही व्यापारी भी होते थे, खरीदा कहीं से और कहीं मार्केट ले जाकर बेच दिया। दे बाय ग्रेन्स फ्रॉम वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल, तो वहाँ से ग्रेन खरीदते थे जहाँ ग्रेन सस्ता मिलता था, एंड कैरी करके ले जाते थे प्लेसेस वेयर इट इज़ डियरर, जहाँ पर ये महंगा हो। समझ रहे हो? इसके बाद आओ फ्रॉम देयर दे अगेन रीलोड देयर ऑक्सन विद एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है दैट कैन बी प्रॉफिटेबली सोल्ड इन देयर प्लेसेस। अब ये वापस खाली नहीं जा रहे हैं, ये कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ से लाद लेते थे जो अपनी जगह पर ले जाके वापस प्रॉफिटेबली बेच सके या दूसरी जगह प्रॉफिटेबली उसे बेच सके। इन अ टंडा देयर मे बी एज मैनी एज 600 or 700 persons। टंडा में 600 से 700 लोग भी हो सकते थे, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है। दे डू नॉट ट्रैवल मोर देन 6 or 7 miles a day, एक दिन में 6 से 7 मील से ज़्यादा ये लोग नहीं ट्रैवल करते थे। दैट टू इन द कूल वेदर, मतलब ठंडे दिनों में भी ऐसा ही रहता था, सर्दियों में भी। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सन, जब ये अपने ऑक्स पे से सारा सामान उतार देते थे, दे टर्न दैम फ्री, वो उनको फ्री छोड़ देते थे, टू ग्रेज यानी चरने के लिए, खाना खाने के लिए उनका। एज देयर इज इनफ लैंड हियर एंड नो वन देयर टू फॉरबिड दैम, जहाँ ये जाते थे वहाँ इनफ लैंड होती थी, इन्होंने सामान उतारा कहते थे सब जानवरों को जाओ अपना चरो, और जब वो चर लेते थे तो वहाँ पर आज की तरह ऐसा नहीं था कि लोग इतना रोक रहे हैं या कुछ भी है, कोई रोकने वाला था ही नहीं। ठीक है, तो आराम से चरते थे जानवर वहाँ। फाइंड आउट करना है हाउ ग्रेन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ एट प्रेजेंट। आज कैसे करते हैं? आज तो ट्रकों में लद के चले जाता है। ठीक है, फाइंड आउट ही क्या करना है, ट्रक में, ट्रैक्टर में लद के जाता है। इन वॉट वेज इज द सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच द बंजारास फंक्शन। तो थोड़ा तो डिफरेंट है आज भी, लेकिन बैलगाड़ियों में भी जाता है, बट उतने लेवल पर नहीं जाता है जितना पहले जाता था। नेक्स्ट पेज पे आइए। मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स, बहुत सारे जो पेस्टोरल ट्राइब्स थे वो क्या करते थे? रियर मीन्स पालते थे और सोल्ड मीन्स बेचते थे। किसको? जानवरों को भी। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? सच एज कैटल, कैटल क्या कौन से होते हैं? वो जो जानवर जो पाले जाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब। एंड हॉर्सेस, कैटल्स को भी और हॉर्सेस को भी। टू द प्रॉस्पेरियस पीपल, अब क्या है कि एक व्यक्ति है जिसके पास खूब पैसा है, उसको गाय चाहिए तो ये लोग अपनी गाय बेच देते थे। ठीक है, डिफरेंट कास्ट ऑफ पैटी पैडलर्स ऑल्सो ट्रैवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। अब पैटी पैडलर्स कौन होते हैं? छोटे मोटे फेरी वाले, आता है ना, सब्जी ले लो, आलू ले लो, तो पैटी पैडलर्स हैं ये। ठीक है, ये छोटे छोटे फेरी वाले होते हैं। दे मेड एंड सोल्ड वेयर्स मीन्स सामान, सच एज रस्सी बेच दी, रीड्स बेच दी, स्ट्रॉ जो मैटिक बनाने के लिए चाहिए था वो बेच दिया, कोरस सैक्स मतलब बोरे बेच दिए। तो ये भी काम ये करते थे लोग। समटाइम्स जो भिक्षुक होते थे, मैनिडिसेंट्स जो होते थे, ये होते थे भिक्षुक, ये एक्ट करते थे वॉन्डरिंग मर्चेंट्स का, मतलब ये भी
ऐसे घूमने वाले जो व्यापारी हैं उनकी तरह ही काम करते थे। एंड देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स थे जो कि परफॉर्म करते थे डिफरेंट टाउन्स में और विलेजेस में फॉर देयर लाइवलीहुड, अपने लाइवलीहुड के लिए। अब आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद का जो वो टॉपिक है वो हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।